नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त प्रवीण कुमार खोज खबर हरियाणा की टीम के साथ आज पहुंचा हूं ओम प्रकाश जी बुआनेवाला के पास। ओम प्रकाश जी बुआनेवाला डायरेक्टर रहे हैं, एक अच्छे पद पर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रहे हैं। आज उनसे मुलाकात करके पूछते हैं उनके जीवन के बारे में, वे आगामी क्या उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य रखा है। आइए मिलवाते हैं आपको ओम प्रकाश जी बुआनेवाला के। नमस्कार प्रवीण जी, सर्वप्रथम खोज खबर हरियाणा को सबसे पहले बधाई हो, धन्यवाद। और मैं आपको इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, जीवन के बारे में बताएं, कैसा आपका शुरुआती दौर रहा, कहाँ से आपने शिक्षा ली, अपने बारे में बताएं। मेरा जन्म वार्ड नंबर 1 और पूर्व के पाना जिसकान बौनीखेड़ा में हुआ और मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल बौनीखेड़ा में हुई और उसके बाद मैंने बीकॉम वेस्ट कॉलेज भिवानी से की। सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब आपने कब और कहाँ शिक्षा लेकर की, कहाँ आपने तैयारी की सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की? बीकॉम करने के बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की पीडब्ल्यूडी हरियाणा में एज सहायक असिस्टेंट के पद पर। कितने वर्ष आपने ये जॉब की? ये जॉब मैंने सिर्फ 1 साल की। उसके बाद आपको क्या लगा कि आपको दूसरी जॉब की तैयारी करनी पड़ी या आपने कोई राजनीति के दबाव महसूस किए वहां पर? देखो, शुरुआत में उच्च पद पर जाने की एक उमंग होती है और इसके लिए मैंने एसएससी का एग्जाम दिया और मैं ये जॉब छोड़ने के बाद एसएससी से एज ऑडिटर सेलेक्ट हुआ और सीजी ऑफिस में मैंने एज ऑडिटर ज्वाइन किया। ओम प्रकाश जी, आप हमें बताएं कि सबसे पहले आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कहाँ की व सबसे पहली जॉब आपकी क्या थी? गवर्नमेंट जॉब मुझे सबसे पहले रोजगार कार्यालय के माध्यम से एज सहायक के तौर पर बीएनआर में चंडीगढ़ ज्वाइन की। जी, उसके बाद आपने कितने साल वो जॉब की और किस पद पर आपने बाद में दूसरी जॉब को ज्वाइन किया? इस जॉब के साथ साथ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा और मैंने इस कॉन्फेड हरियाणा में दूसरी जॉब एज अकाउंटेंट के पद पर ज्वाइन की। कितनी जॉब आपने जो है जीवन में बदली और कितनियों में आप प्रमोट हुए? ये तो अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैंने कम से कम छह जॉब बदली हैं और लास्ट में मैं एज जीएम फाइनेंस ईस्टर्न रीजन कलकत्ता से सेवानिवृत्त हुआ। जी, तो आप कभी राजनीति का भी शिकार हुए? राजनीति का कई बार शिकार हुए। मुझे दुख होता है कि मैं एचसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2-3 बार अपीयर हुआ, परंतु मेन में जो है मैं कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरी राजनीतिक कोई अप्रोच नहीं थी। सीधे तौर पे करें तो भाई भतीजावाद न होने के कारण ओम प्रकाश जी बुआनेवाला एचसीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्या यही कहना चाहेंगे सर? ये इसके साथ साथ मैं इस बात की भी मुझे खुशी होती है कि भी मैं ट्रेजरी ऑफिसर के एग्जाम में 2 बार टॉप में रहा, परंतु दुर्भाग्य से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिटायरमेंट आप कहाँ से हुए, किस पोस्ट से हुए, वह आपको और किसी सामाजिक पद पर भी कोई आपके पास पद है? देखो, सामाजिक पद का जहाँ तक सवाल है, मैं हमेशा जब भी सरकारी नौकरी में रहा हूँ, जिस भी पद पर रहा हूँ, उसी में उदाहरण के तौर पर मैं हरियाणा पीडब्ल्यूडी अकाउंटेंट एसोसिएशन का शुरुआत में प्रधान रहा हूँ। इसके बाद मैंने जैसे ही जॉब बदली, वहाँ भी मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में अकाउंटेंट गिल्ड का जो है प्रधान रहा हूँ। इसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी में SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का भी मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आपके बवानीखेड़ा से काफ़ी लोग ये बोलते हैं, ये सुनने में भी आता है कि आपने काफ़ी लोगों की काउंसलिंग की और उसके कारण आप आज अच्छे लोगों की गिनती में आते हैं। वे लोग जिनकी आपने काउंसलिंग की थी, उनके घर की जो अंगारे हैं या कहने घर की आग आपने जलाई। इस तौर पे सीधे तौर पे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में भर्ती होने में सहायता प्रदान की?
संख्या के बारे में तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु दर्जनों लड़कों के बारे को मैंने काउंसलिंग दी। मैंने उनको सर्विस ज्वाइन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे तैयारी की जाए और कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाए, इसके बारे में पूर्ण रूप से सही तरीके से काउंसलिंग की और उसी के माध्यम से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हुए। मुझे खुशी है कि भी आज वो जो है अपने रोजगार में है। ओम प्रकाश जी बुआनीवाला समय समय पर बवानीखेड़ा के युवाओं को मोटिवेट करते रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, व गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, जिसके कारण काफी लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी पाया है। ओम प्रकाश जी, आप हमें बताएं कि आपका पैतृक मकान कहाँ था व अब आप कहाँ रह रहे हैं? पैतृक मकान वार्ड नंबर 1 जिसका नाम बवानीखेड़ा, और वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 13 अपने एक छोटे से फार्म हाउस में रह रहा हूँ। फार्म हाउस का जहाँ जिक्र आता है तो खेती बाड़ी का भी जिक्र आता है। आप खेती बाड़ी भी करते हैं? खेती बाड़ी मैं खुद करता हूँ, जब जरूरत पड़ती है मैं खुद अपने हाथ से काम करता हूँ खेती बाड़ी के लिए। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं रहता। शिक्षा आपने कहाँ तक ग्रहण की व अब आप शिक्षा के द्वारा कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं? मैंने शुरू में बीकॉम किया वैस कॉलेज से, उसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया कोरस्पोंडेंस से। उसके बाद मेरे मन में चाह थी कि भी मैं किसी भी समय सर्विस में रहते हुए एलएलबी करूं, क्यों एलएलबी रेगुलर कोर्स होता है। तो रेगुलर कोर्स में मेरे हमेशा ये रहती थी कि ऐसा स्टेशन मुझे मिले कि मैं अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर लूँ। और सौभाग्य से मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिली। दिल्ली पोस्टिंग मिलने के बाद में मैंने ARST कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी 2000 में की। उसके बाद हमारे सर्विस की में एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के लिए मैंने MBA फाइनेंस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से A ग्रेड में पास किया। जी, तो सर आप हमें बताएं कि आपने लॉ कर ली है, तो क्या आप लॉ करने के बाद लोगों की सहायता या फिर इस लॉ का कोई फायदा उठा रहे हैं? वकील की तो हमेशा जो है, जो जितने भी स्थानीय झगड़े फसाद होते रहते हैं, जरूरत पड़ती रहती है। और उसमें मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने जरूरतमंद जो इस वकील पेशे में अपना जो है सही तरीके से वकील नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूं कि उनको मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की जाए। और मेरी हमेशा इन लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने की कोशिश रहती है। ओम प्रकाश बुआनीवाला जी की सीधी सीधी पब्लिक को अपील या सीधा सीधा संदेश कि अगर कोई साथी बवानीखेड़ा से ही नहीं बाहर से भी हो और उसको वकील की जरूरत हो, तो ओम प्रकाश जी बुआनीवाला उनके लिए सहायता प्रदान करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओम प्रकाश जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका परिवार के बारे में आप बताएं कि परिवार परिचय कैसा है आपका? परिवार में हम जो है 9 भाई बहन, एक सिस्टर की डेथ हो चुकी है, एक भाई की। अभी हम 7 हैं और एक मेरा भाई सीआरपीएफ में है श्रीनगर। किस पोस्ट पर है सीआरपीएफ में? सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर है। हवलदार के पद पर। तो सर आप हमें बताएं कि आपकी राजनीति इच्छाएं क्या हैं? हर इंसान के दिमाग में होता है कि भाई सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं या तो खेती करूं या फिर समाज सेवा करूं या राजनीति करूं। राजनीति इच्छाएं आपकी क्या है? देखो, मेरा हमेशा ही ये कोशिश रही है कि भी समाज की सेवाएं की जाए, मेरा ध्येय रहा है। और समाज की सेवा के लिए कुछ सत्तासीन होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सत्तासीन होने के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आपकी पकड़ है, आपका प्रभाव है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से समाज की सेवा में जो है ना योगदान कम दे सकते हैं। युवाओं का सहयोग आप किस प्रकार से करना चाहेंगे? कोई अगर युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका सहयोग आप किस प्रकार से करेंगे? युवाओं को मैं, अगर युवा साथी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं युवाओं को उनको उचित तरीके से, उचित माध्यम से सही सलाह दे सकता हूं कि आपके लिए ये जो है शिक्षा ठीक रहेगी। क्योंकि शिक्षा अगर उचित मिल जाए युवाओं को, तो वो समाज में अपना उचित स्थान ले सकते हैं।
युवा रोजगार के लिए मारे मारे फिरते हैं। बवानी खेड़ा में किन किन चीजों की आपको कमी खलती है, थोड़ा बहुत प्रकाश डालें। बवानी खेड़ा में देखा जाए तो बहुत समस्याएं हैं। जैसे बवानी खेड़ा तहसील, मुझे याद है कि 22/12/72 में तहसील हेडक्वार्टर बना था, परंतु दुर्भाग्य से आज देखो 50 साल होने जा रहे हैं कि भी इसको सब डिवीजन लेवल का दर्जा नहीं मिला है। उपमंडल का दर्जा जो है आप दिलवाना चाहते हैं। यस। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई डिमांड, अगर आपसे कोई पूछता है या आपको कभी सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो आप क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो करेंगे जो आपकी नजर में? देखो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। यहाँ पहले एक ITI जिसके माध्यम से बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे वंचित होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ तहसील हेडक्वार्टर तो है परंतु ITI नहीं है। बवानी खेड़ा में न कोई उचित स्तर की शिक्षा संस्थाएं हैं, बच्चों युवाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है, आपकी शिक्षा का भी ऐसा ही प्रबंध है, आपकी जन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का बवानी खेड़ा में सामना करना पड़ रहा है। हमारे YouTube चैनल खोज खबर हरियाणा के माध्यम से यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मेरा संदेश यही है कि भी युवा साथी एक अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा प्राप्त करें। उचित शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि भी जो भी जिसकी रुचि है उसी हिसाब से अपनी शिक्षा प्राप्त करें। अगर कोई बच्चा मेडिकल में इंटरेस्टेड है तो मेडिकल में साइड में जाए, अगर कोई भर्ती होना चाहता है फौज में तो उसी हिसाब से शारीरिक और शिक्षा के ऊपर जोर दे ताकि वो उसी फील्ड में जा सके। अगर कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो सिविल सर्विस की भी तैयारी प्रॉपर तरीके से करे ताकि उसको अपना उचित स्थान मिल सके। चलता रहना, एक मिनट चलता रहना। इसके साथ में आप बोलेंगे कि नशे से दूर रहें। इसके साथ साथ मैं ये प्रार्थना युवा साथियों से ये प्रार्थना करूंगा कि भी हमेशा नशे की लत से दूर रहें। जी, अपने कीमती समय में से समय आपने निकाला, इसके लिए खोज खबर हरियाणा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी खोज खबर हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूँगा।